इस पॉडकास्ट के अंदर खास चीज़ ये है कि इन्होंने बीसीए डिस्टेंस से करी है। बहुत सारे जो मिथ्स हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपने क्यों सोचा कि मेरे को डिस्टेंस से ही करना है, क्योंकि आपके पास रेगुलर का भी ऑप्शन था कि यार डिस्टेंस से करेंगे कहीं रिस्की ना हो जाए, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। बेसिकली मेरा जो रीज़न रहा ओपन को चूज़ करने का वो था फाइनेंशियल कंडीशन। मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं अपने आप को फील करूँगा कि यार कोई क्या ही देख रहा है, मेरे को किसको जवाब देना है, मेरे को मेरे एग्जाम में मैंने चैप्टर पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। तो ये फीलिंग आती है घर पे मोस्टली जो स्टूडेंट यहीं पे लैग कर जाते हैं। हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं व्हाइल डूइंग डिस्टेंस लर्निंग। ये ऑप्शन तो बहुत बेस्ट है, मुझे जाना चाहिए। मैं गई, लकीली वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरी लाइफ का और मैंने क्रैक भी कर लिया। क्या ये डिस्टेंस वाला जो टैग है इम्पैक्ट करता है जॉब प्लेसमेंट के अंदर जब आप जाते हैं? एंड क्वेश्चनिंग जनरली आपसे बीसीए रिलेटेड करी गई थी या फिर नॉर्मल क्वेश्चन थे? मैं एज अ फ्रेशर गई थी तो सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक ही पूछे थे उन्होंने। अभी आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या करंटली आप पैकेज है आपका? आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट राइट नाउ एंड माय करंट पैकेज। कोडिंग बैकग्राउंड कुछ मैटर करता है कि कोडिंग की कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बीसीए करने के लिए? स्कैम्स बहुत होते हैं जॉब्स को लेके। आई लक्ष्य, आई एम फ्रॉम टीसीएस एंड सो डू दी फॉर्मेलिटीज इन दिस ऑफिस। अब वहाँ पे उस बंदे से 2500 रुपए 2000 रुपए जो भी होगा ले लेंगे। अगले दिन बंदा जॉब भी लेने जाएगा, बोले कौन सी जॉब है? बीसीए सब कर रहे हैं, सबने बीसीए का सिलेबस पढ़ा है, तुमने एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड ऑन किया है वो बताओ हमें। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमारे काफ़ी सारे पॉडकास्ट अभी तक हो चुके हैं जिसमें हमने बीबीए कोर्स के बारे में चर्चा करी थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बीसीए कर रहे हैं उनके माइंड में भी काफ़ी सारे डाउट्स थे बीसीए को लेके। तो आज मेरे साथ है दीक्षिता जो ऑलरेडी बीसीए कर चुकी हैं और इस पॉडकास्ट के अंदर खास चीज़ ये है कि इन्होंने बीसीए डिस्टेंस से करी है और बहुत सारे जो मिथ्स हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं अबाउट द डिस्टेंस बीसीए और क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, इनका जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। सो वेलकम दीक्षिता ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। माय नेम इज दीक्षिता, आई एम ग्रेजुएटेड बीसीए और अभी करंटली मैं कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने क्यों सोचा कि मेरे को डिस्टेंस से ही करना है, क्योंकि आपके पास रेगुलर का भी ऑप्शन था और ऑब्वियसली बात है जैसे कि मैंने भी स्टूडेंट्स को बोला कि एक डाउट तो रहता ही है कि यार डिस्टेंस से करेंगे कहीं रिस्की ना हो जाए, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करिए। बेसिकली मेरा जो रीज़न रहा ओपन को चूज़ करने का वो था फाइनेंशियल कंडीशंस। मैंने स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं करा। बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा था आफ्टर 12th। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला बिकॉज मैं जर्नल हूँ। डीयू में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसीलिए एट दी एंड मेरे पास ऑप्शन यही था कि मेरी फैमिली कंडीशंस को देखते हुए मुझे अपनी एजुकेशन भी अच्छी रखनी थी और फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए अपना सब कुछ मुझे आगे बेटर करना था। तो यही रीज़न था मैंने इग्नू चूज़ किया। तो जैसे आपने, चलो देखो ये तो सबसे मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक प्रोफेशनल कोर्स है। एंड जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 1.2 लाख 1 लाख इतना हर कोई कॉलेज ईयरली चार्ज कर रहा है। तो जब आप डिस्टेंस मोड पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार एक प्रैक्टिकल कोर्स है, इसके लिए लैब्स की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें कंप्यूटर्स की नीड पड़ती है। तो वो चीज़ आपने कैसे फेस करी इसमें कि क्या क्या रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, फैकल्टी सपोर्ट कैसा रहा एंड सिलेबस कैसे कवर करा आपने? लकीली मुझे बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्ट हुआ। मुझे पहले MIT मिला था। MIT में मुझे वहाँ पे किसी भी तरह की कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरे को ट्रांसफ़र मिला मेरिट कॉलेज में, जो कि बेसिकली हमारा यहाँ पे कटवारे सराय में है लोकेटेड। उनके पास सब सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ पे टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और कंप्यूटर्स तो अवेलेबल हैं। हमारी लैब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं आप कभी भी आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, हमारा ऑफिस 10 to 5 ओपन रहता है, आप आओ यहाँ स्टडी करो, टीचर्स अवेलेबल है, अपने जो क्वेश्चंस है अवेलेबल पूछो। इवन दो मेरे टीचर्स वहाँ अवेलेबल होते थे, मैं जाती थी अपनी बुक्स लेके वहाँ बैठ के पढ़ती थी। टीचर्स को बोलती थी मैम आप अब मुझे बोर्ड पे समझाओ, मुझे क्लास में ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आया। जब तो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑफलाइन जाते थे हम, वाइट बोर्ड पे बेसिकली वो हमें पढ़ाते थे। बट वो नहीं समझ में आता जब आप इतने सारे क्राउड के साथ पढ़ते हो ना, और टीचर्स भी बहुत जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर कर देते हैं। इसलिए मैं उनके साथ जाती थी, बैठती थी और
जो टॉपिक पर्टिकुलरली मुझे नहीं समझ आता था मैं उनसे जाके पूछती थी और वो हमेशा अवेलेबल होते थे पढ़ना। तो मतलब लाइक अ लाइब्रेरी भी आप उसको यूज कर रहे थे वहाँ पे। मैंने उसका पूरा प्रॉफिट उठाया। तो मोस्टली ये स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कर रहे हो। करेक्ट, ये सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ऑब्वियस सी बात है मॉनिटरिंग तो कोई करेगा नहीं, और ओपन है डिस्टेंस है तो वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आज आपकी क्लास है, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइम क्लास है, कब क्या करना है। सो एक जो मोमेंटम होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ है मोमेंटम की, लाइक मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं अपने आप को फील करूंगा कि यार कोई क्या ही देख रहा है, मेरे को किसको जवाब देना है, मेरे को मेरे एग्जाम में मैंने चैप्टर पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं मालिक हूँ अपनी मर्जी का। तो ये फीलिंग आती है घर पे, मोस्टली जो स्टूडेंट है यहीं पे लैग कर जाते हैं। तो इसके लिए कैसे करा जाए, ओवरकम करा जाए, क्योंकि घर पे तो वो फ्लो नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा क्लासरूम का। नहीं होता है घर पे रह के, मैं नहीं मानती, मेरा खुद नहीं हो पाता घर पे रह के, इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और हम टेक बैकग्राउंड से हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बट उनको स्टार्टिंग से फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है ताकि वो अपना पूरा ओवरऑल स्टडीज़ काफ़ी इजीली कर पाए। जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा वो सेकंड सेमेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा जो भी सिलेबस होता है वो काफ़ी रिलेटेड होता है आपस में। यस, कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करता है, हमको सेम टॉपिक रिपीटेड भी मिलते हैं, जो हमने अगर फर्स्ट लेवल पे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करा हो तो अभी शायद क्लियर हो जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग से एग्रेसिव रहो। बिल्कुल सही, बहुत अटेंटिव भी रहना पड़ता है हर एक टॉपिक को लेके। सेमेस्टर 1 से आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं वो लिटरली बहुत बेसिक लगते हैं, बच्चों को कहते हैं अरे ये तो सब कर लेंगे। हाँ, मैंने इवन तो इंग्लिश का एग्जाम आज तक मैंने बुक्स भी नहीं खोल के देखी थी, मैं डायरेक्ट जाके देख के आई थी। नहीं पता होता कि स्टार्टिंग में सीरियस कैसे रहते हैं कॉलेज के लिए, किसी को भी नहीं पता होता, बट ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सेमेस्टर 1 आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने वो एकदम अच्छे से गो थ्रू हो एक एक टॉपिक से तो वो बहुत ही आपको हाई लेवल पे लेके जाएगा एट द एंड। देखो मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ, जो दीक्षिता है ऑलरेडी अभी जॉब कर रही है, ये अभी हम इनिशियली टॉक कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने स्टार्ट करा, तो ये मत सोचना कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें हो रही है, वो प्रॉपर अभी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, एंड वो आज की डेट में क्या प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, और किस तरीके से आप बाय डूइंग डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन डिग्री कोई भी कर रहा है तो उसके साथ में किस तरीके से जॉब मिल सकती है, उसके ऊपर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले, तो बने रहो हमारे साथ। और मेरे को काफी अच्छा लग रहा है देखो आपसे बात करके कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्वियस ही बात है बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। जब भी हम कोई न्यू ज्वाइनिंग करते हैं ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने क्या करा था, मेरे को बीच में फिटनेस का बड़ा क्रेज आया, तो मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स करना था, मेरे को तो कहीं मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, उस टाइम पे इतने ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे पहले, तो मैंने क्या करा, इग्नू से ही ना एक न्यूट्रिशन का कोर्स होता है, मैं सोचा कि भाई इनकी बुक्स तो बड़ी अच्छी है, मैंने बुक्स का करिकुलम देखा, उसके अंदर सब कुछ मेंशन था कि किस तरीके से जब बेबी होता है तो किस तरीके से न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड पड़ती है बॉडी के अंदर, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, किस स्टेज पे, किस मंथ में, तो ये सारी चीजें उसमें दे रखी थी। इनिशियली मैं बहुत सही पढ़ रहा था, फिर मेरा क्या हुआ, मेरा सेंटर पड़ा यहाँ पे लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है हौज खास में, तो उसके साइड में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर पड़ता है, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास में गया, भाई पूरा रूम भरा हुआ है खचाखच, मैं थोड़ा होपलेस हो गया, मैंने बोला इतने सारे बच्चे कैसे आगे बढ़ने के लिए। तो वहाँ पे फिर मेरा ऐसा रहा कि मैंने एक क्लास करी, सेकंड क्लास करी, और उसके बाद मैंने सोचा ये तो मैं पढ़ ही लूंगा, और ट्रस्ट में जब से मैंने सोचा कि मैं पढ़ ही लूंगा, वो बुक्स ना धूल खा गई और वो कोर्स डिप्लोमा सब धरा रह गया, और मतलब सब छूट गया। आई टोल्ड यू, एटीट्यूड यही होता है सबका स्टार्टिंग में कि अरे ये तो सब कर लेंगे। तो मतलब स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बट आपको खुद से तो देना ही पड़ेगा टाइम। और जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होती है, तो देखो कॉन्स एंड प्रॉन्स दोनों ही हैं डिस्टेंस के। प्रॉन्स तो हमने मेजरली बात करी, लेकिन भाई सबसे बड़ा तो रूटीन बिगड़ जाता है, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है स्टूडेंट, तीसरा मोमेंटम। तो बात करेंगे प्रोज के बारे में, तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं व्हाइल डूइंग डिस्टेंस लर्निंग। आपके पास स्टडी टाइम होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होता है, आप उसकी काफी हद तक हेल्प ले सकते हो। बीसीए के लिए तो मैं मानती हूँ कि इंटरनेट गॉड है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, बस पढ़ने वाला चाहिए। तीसरा, कंसिस्टेंसी, वो तो हमें बेटर बनाती है। तो आई थिंक ये 3 मोस्ट। और एक मेरे हिसाब से होना चाहिए कि टाइम है तो हम उसे और भी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक कोई अगर देखो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियली कोई स्टेबल नहीं है तभी डिस्टेंस ऑप्ट कर रहा है। अगर आप कहना चाह रहे हो कि जॉब के साथ अगर वो बीसीए स्टार्ट ऑप्ट करेगा तो आई थिंक इट विल नॉट वर्क। यस, इसलिए वर्क नहीं करेगा। इनिशियल स्टेजेस में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जॉब में जाओ,
क्योंकि वो हमारा माइंड बहुत डाइवर्ट कर देता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते अलोंग विद योर जॉब। मतलब ये हमारी कॉन्स की लिस्ट में जाने वाली है ये चीज़। करेक्ट। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इनिशियली जब डिस्टेंस लर्निंग के लिए जाते तो बोलते कि मैं जॉब भी करूँगा और मैं पढ़ाई भी करूँगा। एटीट्यूड यही रहता है सबका, क्योंकि बेसिकली जब अगर मैं भी देखूं तो मेरे कलीग्स जो मेरे कॉलेज में जो भी रहे हैं वो भी ज़्यादातर ऐसे ही थे कि जॉब कर रहे हैं साथ साथ में, या ऑप्ट कर लिया कि आराम से होता रहेगा। बट आई वॉज द वन कि मैं सीरियस थी अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो मैं स्टार्टिंग से ही सीरियस थी, तो मैं वो अपने दिमाग में माइंड में रख के मैंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत लो है, मुझे बेटर करना है, बेस्ट करना है अपनी लाइफ में। तो मैं उसी चीज़ को लेके करती थी, और मैं ऑब्वियसली अपनी क्लास की टॉप भी रही हूँ BCA में। तो मतलब जैसे कि मैं चीज़ समझ गया हूँ कि भैया हमें पहले तो अपने जॉब को प्रायोरिटी नहीं देनी है इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि वो हमें डाइवर्ट कर सकती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, लाइक मनी हो गया, हमें ग्रोथ नहीं करने देगी आगे, है ना? तो आगे जैसे अब आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बाकी उसके बाद फिर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या सोचा और कैसे आपको जॉब फाइनली मिली? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एज अ टेक स्टूडेंट तो फोकस हमारा बड़ी बड़ी कंपनी ही रहती है। KPMG हो गई, हमारी जितनी भी टेक कंपनीज हैं हम उसे ही फोकस बना के चलते हैं कि हमें जाना तो इसी में है। मैंने भी यही सोच के रखा था जाना तो इसी में है। बट मेरे सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जो फैमिली मेंबर ने ही बताई थी। बोला आप स्टार्ट करो, क्योंकि आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं, आपको एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसी कंपनीज होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू द टॉप लेवल कंपनीज। मैंने कहा ये ऑप्शन तो बहुत बेस्ट है, मुझे जाना चाहिए। मैं गई, और लकीली वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरी लाइफ का, और मैंने क्रैक भी कर लिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम में जॉब डन। तो मेरे को सबसे पहले तो एक सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ जाननी है कि क्या ये डिस्टेंस वाला जो टैग है, क्या इम्पैक्ट करता है जॉब प्लेसमेंट्स के अंदर जब आप जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए आप वहाँ पे पूछेंगे तो सही कि आपने क्या करा है, व्हाट यू हैव डन। तो जैसे आपने बोला कि आई हैव डन BCA फ्रॉम इग्नू और एनी डिस्टेंस डिग्री करी है, तो क्या वो उस चीज़ पे पॉज होते हैं या फिर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उनको बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बस वो इस चीज़ को प्रायोरिटी तो देते हैं कि आपने कोर्स कौन-सा ऑप्ट किया है। बट वो इस चीज़ को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देते कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है या फिर किस मोड से करा है? यस। किस टाइप से, मतलब उन्होंने आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से उन्होंने आपको पास करा? बेसिकली मेरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चनिंग जनरली आपसे BC रिलेटेड करी गई थी या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस थे? बिकॉज़ मैं एज़ अ फ्रेशर गई थी, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे थे उन्होंने। स्टडीज़ से लेके कुछ नहीं पूछा था, बट मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे थे। इससे पहले मैंने वर्क करा था एज़ अ सेल्सफोर्स डेवलपर। हम्म। कोरोना टाइम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी अमैया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करने की। उन्होंने कहा था कि हमारा एक सेल्स फोर्स प्रोजेक्ट है जिस पे वो हेल्प चाहते हैं, कि उनका स्टडी मटेरियल था, वो स्टडी करके बेसिकली उनके लिए एक सिस्टम तैयार करना था। तो मैंने वो करा था, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे थे, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बात करी थी उन्होंने, और बाकी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। बेसिकली देखो हर कोई न्यू एम्प्लॉइज को हायर करने से पहले उसकी हिस्ट्री तो जानने की कोशिश करेगा कि बंदा कहीं हमारे जो राइवल्स है उनके साथ तो काम नहीं करके आया, इनसिक्योरिटी होती है। यस। ये तो हर जगह देखने को मिलेगी। सो उसके बाद जैसे अब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो अभी आपकी क्या प्रोफाइल है एंड क्या करंटली आप पैकेज है आपका? I'm working as an associate right now, and my current package is 4.5. 4.5। और इनिशियली आपने कितने से स्टार्ट करा था? It is approximately 3 lakh. 3 लाख। तो ये भी बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा अमाउंट है एज अ फ्रेशर। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलना, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलना, और उसके बाद वाइल अर्निंग, है ना? अभी आपकी एज ही क्या है? मतलब अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट करा है अभी आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं आपको बताऊं रियलिटी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आज की डेट में, इवन ग्रेटर नोएडा के अंदर बता दूं, चाहे गुरुग्राम में बता दूं, बहुत सारे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट मतलब 30 को तो जॉब भी नहीं मिलती है ना? 70% जो है सक्सेस रेट जाता है, और उसके अंदर जब जॉब मिलती है, मतलब ये किसी किसी कॉलेज की बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, बाकी कॉलेजेस, कई ऐसे कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट्स है, बट 70% में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स कि किसी को हाई सैलरी पैकेज मिल रहा है, किसी को मीडियन मिल रहा है, किसी को एक नॉर्मल एवरेज सैलरी पैकेज 3 to 4 लाख मिल रहा है। सो आप अगर डिस्टेंस लर्निंग करने के बाद अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप वो भी
अचीव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। सो उसके बाद अभी जैसे अभी आगे का आपने क्या फ्यूचर प्लान करा है कि आगे क्या कर सकते हैं? आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हुँ। मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, और डेटा एनालिस्ट भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है क्योंकि दोनों ही जॉब अपने आप में मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है हमारा बेसिकली, और डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम होता है। डेटा एनालिस्ट हमारा काम करता है हमारे एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन, इन सब पे। वो फील्ड माना मैंने काफ़ी अलग है दोनों आपस में, बट दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव हैं, और अभी तक मैं फाइनल डिसीजन नहीं फाइनल हुआ। डिसीजन नहीं ले पाई मुझे जाना किस में है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, तो उसमें जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, पाइथन और लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है, तो कोडिंग बैकग्राउंड कुछ मैटर करता है कि कोडिंग की कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बीसीए करने के लिए, या फिर बीसीए में कोडिंग पे हाथ साफ होना चाहिए? हाँ, बेसिक नॉलेज तो कुछ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्ट ही एकदम बेसिक से। इग्नू, बेसिकली मैं इग्नू की बात करूँगी, यहाँ पे बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चा स्टार्टिंग से फोकस्ड है तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी कोडिंग को आगे लेके जा सकता है। कोडिंग बहुत अच्छे से टीच करी गई है यहाँ की बुक्सों में, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप ऑनलाइन कंटेंट भी यूज़ करो प्लस बुक्स का कंटेंट भी यूज़ पर्सनल करो। इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे आपने बताया कि टीच करा जा रहा है वहाँ पे सब कुछ। इनिशियली तो देखो किसी का भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता कि मैं डेटा एनालिस्ट बनूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ। वो तो धीरे-धीरे काम करके समझ आती है कि भाई चीज़ें मेरे को ज़्यादा स्कोप True. इसमें दिख रहा है। तो जैसे डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करें तो उसके लिए तो सर्टिफिकेशंस भी हैं आज की डेट में काफ़ी सारी, कि स्पेशली ग्रेजुएशन ना करे और एक सर्टिफिकेशन भी हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन हैं ऑप्शन जहाँ पे डेटा एनालिस्ट का कोर्सेज हो रहे हैं। यस, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मेरे ख्याल से एमसीए के थ्रू ही होता है वो शायद। यस, सो एमसीए भी आप परस्यूइंग हो वैसे? यस, करेक्ट। तो एमसीए जर्नी स्टार्ट कर दी है मैंने अपनी। तो उसमें जैसे अभी आप एमसीए भी इग्नू से कर रहे हो? यस, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन का आता है ऑप्शन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एमसीए करेंगे या फिर डेटा एनालिस्ट में या फिर एआई, कुछ ऐसा है या फिर जनरल एमसीए है? जनरल एमसीए। जनरल एमसीए। अभी हमारा अपडेटेड सिलेबस है जिसमें हमें डेटा एनालिस्ट को काफ़ी सपोर्ट किया गया है उस सिलेबस को देख के, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमें सेमेस्टर 1 से ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें मैं प्लस पॉइंट दूंगी कि अभी जो सपोर्ट जा रही है वो डेटा एनालिस्ट की तरफ ही जा रही है, क्योंकि मेरा सिलेबस तो यही बोलता है कि डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखो एडवांटेजेस हैं, है ना? Yes. अगर आपका करिकुलम उसको फोकस करवा रहा है तो आप उसको अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। Yes. क्योंकि अगर अब आप पढ़ लोगे 2 साल लगातार, मतलब डेटा एनालिस्ट वाला करिकुलम, फिर बाद में बोलो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ, तो फिर एक नई चीज बन जाती है हमारे सामने। नहीं, तो बिल्कुल। कंपनीज में क्या लगता है किसको प्रेफर ज्यादा करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या फिर डेटा एनालिस्ट को? आज के टाइम में देखा जाए तो दोनों ही बहुत बूम पे हैं। मैं दोनों में से एक को किसी को कंपेयर नहीं कर सकती और ये नहीं बोल सकती कि ये ज़्यादा है। मैं आज की मार्केट में अगर देखूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी उतना ही पूछा जा रहा है जितना एक डाटा एनालिस्ट को पूछा जा रहा है। तो अभी आपके पास कोई मतलब ऐसे आते हैं कि आपके जूनियर्स हो गए या फिर कोई गाइडेंस के लिए पूछते हो कि आप जो आप कर रहे हो तो हमें भी बताओ कैसे करा, तो पूछते तो होंगे, है ना? पूछते तो हैं, हाँ बिल्कुल, सब अपना अपना। तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हो, डिस्टेंस या फिर रेगुलर? मैं तो अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस सबके साथ ज़्यादातर शेयर करती हूँ। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है और आपको स्टडी भी बहुत अच्छी लेवल की करनी है, तब तो आप इग्नू चूज करो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं और आप अच्छे कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो तो मैं तो बोलूँगी कि वही जाओ, क्योंकि एट द एंड बीसीए करने के बाद प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है कि आपकी प्लेसमेंट कहीं हुई है या नहीं, आप दर दर भटक तो नहीं रहे हैं बीसीए करने के बाद। तो प्लेसमेंट का ऑप्शन इग्नू में तो नहीं मिलता। वो बच्चे को अपने आप ऑफलाइन जाके इंटरव्यूज कंडक्ट देने पड़ते हैं, ऑफलाइन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वॉक इन ड्राइव में जाना पड़ता है, बट ऑनलाइन देखो यही एक बड़ा रीजन है जो कॉलेजेस को एक कहते हैं ना कि अपने पास मार्केटिंग करने का जो जरिया है कॉलेजेस के पास, वो प्लेसमेंट को ही लेके है कि वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट। बाकी अगर ओवरऑल करिकुलम देखा जाए, मैंने बीसीए का खुद सिलेबस देखा है, सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी पेज का भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ आप वहाँ पढ़ रहे हो वो चीज़ आप इग्नू में पढ़ रहे हो, एंड ये ओवरऑल स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं सभी को बोलूँगा, देखो इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशंस की फाइनेंशियल कंडीशन एक हमारे पास इग्नू से पढ़ने का रीज़न है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना?
कभी किसी की मेडिकल कंडीशन हो जाती है, कभी किसी को लगता है कि भाई मैं लॉन्ग रन में आगे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या फिर इनिशियली मैं अभी डिस्टेंस से कर लेता हूँ, आगे जाके रेगुलर में ले लूंगा, तो वो स्टूडेंट ऐसे हैं तो वो कर सकते हो ऑप्ट इसको। बिल्कुल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से प्लेसमेंट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्टूडेंट को रेगुलर पे ज़्यादा डिपेंड बना देता है, कि वो बोलते हैं कि हमें कॉलेज में इन कैंपस प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी, इन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो दोनों की एडवांटेज है। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस चीज़ को प्लेसमेंट दिलवाने की, इंटर्नशिप्स करवाने की। एंड जब आप इग्नू से कर रहे हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरीके से उसको। नहीं, आप फुल ओवरऑल नहीं कह सकते क्योंकि इग्नू प्लेसमेंट लाता है। अच्छा। मैंने खुद प्लेसमेंट के इंटरव्यू दिया है यहाँ पे, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरव्यू देने की। अच्छा। बट यहाँ पे जो जॉब्स आती हैं वो बहुत ही लो ग्रेडेड होती हैं यू कैन से, क्योंकि ओपन है, ज़्यादा अच्छी कंपनीज आती नहीं है क्योंकि बच्चे उन्हें यहाँ अच्छे मिलेंगे नहीं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू Mindset यही ये। रहता है कि हाँ, कि यहाँ पे बेसिकली हमें नॉलेज तो अच्छी नहीं मिलेगी शायद। वो ये सोच के यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं आते हैं। आती हैं कंपनीज बट उस लेवल का पैकेज वो प्रोवाइड नहीं करते जिस लेवल का हम शायद टेक के बच्चे ढूंढ रहे होते हैं एज इनिशियल स्टेज पे। ये तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एक ब्रांडिंग की जो वैल्यू होती है वो एसोसिएट होती है प्लेसमेंट्स के अंदर। तो जो लोग हैं, जैसे मैं बताऊँ, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनीज आज की डेट में टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में भी नहीं जा रही है आजकल। मैं आपको जेएनयू की, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, जेएनयू का एमसीए के ऊपर वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने एक स्टूडेंट से रिव्यू लिया था, उन्होंने बोला कि हमें ही खुद कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है प्लेसमेंट्स के लिए। हम बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच करते हैं, तब वो प्लेसमेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं। और जब आप हायर ब्रांडेड कंपनीज को देखते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत बड़े एमएनसीज हैं, वो जल्दी से नहीं जाते कॉलेजेस के अंदर। तो ये एक चीज़ तो है। तो अगर आप खुद को स्किल कर लेते हो, बढ़िया से कॉन्फिडेंस रखते हो अपने अंदर, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताओ कि भाई जब जॉब करने जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर होता है नहीं होता? अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मैंने अंडर प्रेशर कभी काम नहीं किया। मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी, उन्होंने कभी हमें प्रेशर डाला ही नहीं काम के लिए इतना ज़्यादा कि आप सिर्फ काम 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 और काम ही करते रहें। वो प्ले के लिए भी टाइम देते हैं हमको, हमें इंजॉय करने के लिए भी टाइम देते हैं। इनफैक्ट फन इन्वायरमेंट रहता है हमारे फ्लोर पे, गाने बजते रहते हैं स्पीकर्स में ताकि काम एंड कूल सब कुछ चलता रहे। तो मेरी कंपनी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत ही अच्छा। मेरी पहली कंपनी थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं। फर्स्ट कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है कि कोई वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। एज अ फ्रेशर तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता कंपनी काम कैसे कर रही है। आप इंटरैक्ट करते हो लोगों के साथ, काफ़ी चीज़ें सीखते हो कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में, टॉप लेवल से कैसे बात करते हैं, अपने कलीग्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे मैनेज करते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली वो तो सब जगह होती है, उसको मैं ना नहीं कह सकती बिल्कुल। वो तो सब जगह होती मतलब वर्क एथिक्स और एक एनवायरनमेंट अच्छा सी देखने को मिल जाता है। है। यस, लाइक खुद से भी डिसिप्लिन भी आता है कि यहाँ पे देख के लगता है कि भाई इस तरीके से काम चल रहा है, सिस्टमैटिक काम चल रहा है, कुछ भी अनऑर्गेनाइज नहीं है एमएनसीज के अंदर। सो अभी आप आगे क्या फ्यूचर देखते हैं, कि मतलब आप अपने आप को अगर देखते हैं आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर्स, तो आप क्या जो आपने सोचा था एक टाइम पे वैसा अचीव होने की पॉसिबिलिटीज है, या फिर और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और भी कुछ सीखना पड़ेगा? क्या गाइडेंस आप दोगे स्टूडेंट्स को? जैसा मैंने आपको बताया, मेरा फोकस तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट ही है। हाँ। मैं तो उन्हीं में से एक में जाने वाली हूँ और मैं अपने आप को प्रिपेयर भी उसी के लिए कर रही हूँ। मेरी जर्नी आज तक की शायद तभी सक्सेसफुल होगी जब मैं इनमें से कोई एक अचीव कर लूँगी। मैं भी स्टूडेंट्स को यही रेफर करूँगी कि आप प्लीज़ अपना फोकस स्टार्टिंग से, कोर्स सारे अच्छे होते हैं, बस आपका फोकस डिपेंड करता है। अगर आपने उसमें फोकस किया है और आपको नॉलेज है कि आपने एक्चुअल बीसीए क्या है वो आपको पता है, तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते। और एक चीज मैंने और सुनी कि स्कैम्स बहुत होते हैं जॉब्स को लेके, है ना? जैसे कि मैंने भी हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, तो मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से लोग जॉब के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता है कि पहले ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आती थी कि हमारे पास जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकली है, या फिर कई बार आप देखोगे चलते थे स्ट्रीट साइड पे पोस्टर लगे होते हैं कि हल्दीराम हायरिंग कर रहा है और टीसीएस हायरिंग कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। वो लोग क्या करते हैं, आपको बुला लेंगे अपने ऑफिस के अंदर, आपका एक इंटरव्यू कर लेंगे। वो फेक इंटरव्यू होता है पहली बात तो। आपके जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ।
तो वो जॉब सीकर था उस टाइम पे। अब भाई नया-नया ग्रेजुएशन करके निकलता है तो कहीं न कहीं ये होता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, अंदर से एक प्रेशर होता है कि यार घर वालों को पैसे कमा के दिखाने हैं। तो उसने क्या करा कि भाई जॉब के लिए इंटरव्यू की तो स्किल्स थी नहीं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था नहीं, तो उसने सोचा कि भाई ये ईज़ी जॉब लगवा देंगे मेरी, मैं इनके पास चला जाता हूँ। अब वहाँ पे जाके एक मैम बैठी हुई है रिसेप्शन पे, इंग्लिश में बात कर रही है, तो वहीं पे उसको कॉन्फिडेंस तोड़ देंगी। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ कोई हाई-फाई चीज़ है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे, रिज्यूमे देख लेंगे, सीवी उनको पता ही है, कॉपी पेस्ट है सारा का सारा, साइड में रख देंगे। फिर उनको एक अ, पहले तो उनका एक फेक प्रोफाइल बता देंगे कि आपको भैया ऐसे-ऐसे कंपनी में जाके काम करना होगा, आपकी यूनिफ़ॉर्म होगी प्रॉपरली, आपको ये सब मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, आपको आईडी कार्ड मिलेगा, आपको फ़ोन भी दिया जाएगा, उसमें रिचार्ज होगा, तो उसका ये सम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब वो बंदा खुश हो जाता है, अच्छा भैया ये सब मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो जॉब मिल रही है। अब उसका इंटरव्यू करा देंगे और इंटरव्यू कौन लेने वाला होगा, उसके साइड में एक रूम में एक बंदा बैठा होगा, वही उसका टेलीफोनिक फेक इंटरव्यू ले लेगा। हाय लक्ष्य, आई एम फ्रॉम टीसीएस एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर प्रोफाइल एंड वेल डन, सो डू द फॉर्मेलिटीज इन दिस ऑफिस, उसके बाद आप आ सकते हो, मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। और बंदा कुछ कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ पे उस बंदे से 2500 रुपए, 2000 रुपए जो भी होगा ले लेंगे। अगले दिन बंदा जॉब भी लेने जाएगा, बोले कौन सी जॉब भाई, है ना? या फिर उनको बोल देंगे आपका एक फाइनल इंटरव्यू कंपनी में होगा, अभी आप इनिशियली कर दो। फाइनल इंटरव्यू में फेल कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि बंदा यहाँ पे तो नकली इंटरव्यू दे के आया है। तो ये चीज़ें मैंने जो नोटिस करी है, ऐसा स्कैम होता है। तो आपका कुछ ऐसा पर्सनल है कि जिसके बारे में आपने सुना हो कि ऐसा-ऐसा स्कैम हो सकता पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा आपने जैसा बताया ऐसा कुछ तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ, एक एक टर्मिनोलॉजीज आजकल बहुत यूज हो रही है, घोस्टिंग। घोस्टिंग इन द सेंस हो रही, हम अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी पोस्ट निकाल रही है, हम अप्लाई भी कर रहे हैं, बट कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। वो जब देंगे जब उनको किसी चीज़ में आपका डेटा शो करना होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, मैंने भी आज तक काफ़ी अच्छे कंपनीज़ में अब सीवी दिया है। हाँ, मतलब और अभी तक कोई रिस्पॉन्स मुझे रिसीव नहीं हुआ है, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं। किसी तरह का बस एक थैंक यू लेटर आ जाता है, दैट्स इट। है? थैंक यू फॉर अप्लाइंग हियर। Yes. मोस्टली मेरे हिसाब से तो ये लोग क्या करते हैं ना, फेक लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। फेक मैं आप जब कह सकते हो जब वो दूसरी वेबसाइट पे आपको अच्छा, आप दिख रहा कंपनी है। की वेबसाइट पे कर, कंपनी खुद की वेबसाइट पे जब निकालती है और आप जब भी अप्लाई करते हो तब को आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एटलीस्ट आपको अगर रिजेक्ट भी हो रहे हो तो रिजेक्ट का लेटर भी तो मिलना चाहिए कि आपकी क्वालिफाई नहीं हो रहे हो आप जॉब के लिए, वो भी नहीं देते हैं। सिर्फ थैंक यू लेटर और उसके बाद साइलेंस। तो आपका डेटा चला जाता है उनके पास बस। करेक्ट। कि इन्होंने अप्लाई किया था और जब हमें नीड होगी तो हम इनको कांटेक्ट कर लेंगे, बेसिकली एज अ बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन वो आगे मार्केट में शायद शो करने के लिए कि हम जॉब्स निकाल रहे हैं और आगे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, उसके लिए वो शायद ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एज पर माई नॉलेज शायद ऐसा ही कुछ है। बट कोई नहीं, देखो हमने तो अप्लाई करा, हमने तो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कॉर्पोरेट में ये सब चलता रहता है। और बाकी आप कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आप वहाँ पे मतलब आपका रूटीन रहता है, और कितना टाइमिंग, कितना शिफ्ट वर्क होता है आपका, कितना काम करना पड़ता है ऑफिस के अंदर? मेरी शिफ्ट टाइमिंग रहती है 9 आवर्स की टोटल, और उसमें हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। आधा घंटा हमारा लॉग आउट ब्रेक होता है जिसमें हम कहीं भी जा सकते हैं अपनी पोजीशन छोड़ के। और हाँ, 15-15 मिनट्स के 2 ब्रेक्स मिलते हैं, बेसिकली जो पंच्ड ब्रेक होते हैं हमारे सिस्टम पे लगाने पड़ते हैं वो ब्रेक हमें। इसके अलावा भी हमारी ऑफलाइन कोचिंग्स और टीम ब्रीफ्स होती हैं जिसमें हम सारे इकट्ठे होके सब मीटिंग करते हैं कि क्या वर्क एथिक्स हमारा भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की। वो चीज़ें भी हमें प्लस हर वीक मिलती है, मतलब बेसिकली आप लगा लो तो 1 घंटा उसका भी प्लस कर लो, वो भी हमें मिलता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन में एमसी का ये रहता है कि जितना काम उन्हें चाहिए आपसे वो सिर्फ उतना ही लेते हैं, बाकी टाइम आपको फ्री देते हैं। मेरी कंपनी का वर्क कल्चर ऐसा है कि उन्हें आप वो हॉलीडे पेड देते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारा वर्क नीड कम है, आपको अगर चाहिए आप अपना छुट्टी लो और घर जा सकते हो, या फिर आपको जो भी करना है आप उस टाइमलाइन के अंदर आप पूरा कर सकते हो, हमें काम की अभी ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हो। तो अगर आप खुद से छुट्टी लोगे तो उसके लिए पेड? यस, वो पेड रखते हैं। हमें हर साल लीव बैलेंस मिलता है और लीव बैलेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली हमें 29 हॉलीडेज मिलते हैं पर ईयर और वो रिन्यू हो जाते हैं हर साल। अगर अच्छा, वो ऐड होते चले जाए? हाँ, अगर अब मैंने अभी कंज्यूम भी नहीं करे इस ईयर में वो 29, तो वो नेक्स्ट ईयर में ऐड ऑन हो जाते हैं।
तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एज़ अ स्टूडेंट मुझे जब भी एग्ज़ाम्स देने जाना है या फिर मुझे आज प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, मैं आज नहीं वर्क कर सकती हूँ, मैं ऑफ लेती हूँ और आराम से अपना काम कर पाती हूँ। प्लस 7 सिकनेस लीव भी मिलती हैं। 29 तो हमारी हॉलीडे पेड हो गई और 7 सिकनेस भी, जब आज तबीयत ख़राब है या कुछ, वो भी बहुत हेल्प करती है। बेसिकली काम उतना ही है जितना उन्हें नीड है। उसके अलावा वो कहते हैं आप रिलैक्स करो, आप अपना काम आराम से करो। तो ये भी एक तरीके का मिथ है लेके कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करा जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, ऐसा मिथ लोग बना देते हैं क्योंकि लोग ना इतने पंक्चुअल नहीं होते अपने काम को लेके। वो बहुत ही कामचोरी करना जान जाते हैं कि अरे 8 घंटे कौन काम करेगा, 7 घंटे करवाओ, 6 घंटे करवाओ, बाकी टाइम खुला छोड़ो, ऐसे नहीं होता। अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंगली चलोगे तो वो काम भी तो वो आपसे ले लेंगी और वो आपको प्लस एन्जॉय के लिए भी पूरा टाइम देती हैं। ये भी ऑब्वियस सी बात है, लाइक अ स्टडी इट्स डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय कि वो कितना वर्क कितने टाइम में खत्म कर रहा है, हाँ, ऑन द टाइम कर रहा है वर्क। काम देखो बहुत सारी कंपनीज, जैसे मैं भी बोलूंगा मेरे यहाँ पे भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैं भी उनको बोलता हूँ मेरे को मेरा काम चाहिए, बाकी टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार हमने किसी को मतलब एक तरीके से बाउंड नहीं कर दिया है। अगर हमने किसी को जॉब दी है तो हमने उसको बाउंडेशन नहीं दी है कि तू तेरे को यही करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो ये एक कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट हो जाती है अगर आप किसी को बार बार पोक कर रहे हो कि तेरे को नहीं जस्टिफाई ही करना है, तेरे को इतने टाइम बैठ के काम ही करना है डेस्क पे, तो वो एक हरासमेंट एक तरीके से। लेकिन अगर आपका काम ऑन टाइम हो रहा है, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी, तो दैट इज ओके, आप कुछ भी कर सकते जैसे हम बेसिकली देखते हैं टॉप टेक कंपनीज़ में, आप कहीं भी रील्स में देखोगे या कहीं भी देखोगे, सब दिखाते हैं हमारा ये इतना कूल है, हमें जिम भी मिल रहा है, इतना अच्छा यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है। वो सब क्यों देती है कंपनी? वो इसलिए देती है क्योंकि जो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है ना, वो उससे अपना काम पूरा निकलवाती है पहले। हैं। इतना टाइम उसको दिया गया है वो काम पूरा करने के लिए, वो उस टाइमलाइन को पूरा करता है तभी उस चीज़ को एंजॉय कर पाता है। अदरवाइज कोई कंपनी इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि उसको फ्री छोड़ दे एकदम। ऐसा लोगों को लगता है गूगल में लग जाओ फिर तो ऐश ही ऐश है। जैसे वो स्कूल की छुट्टी के बाद मैम बच्चों को बैठाई थी ना, ये होमवर्क करके ही घर पे जाना है, करेक्ट। वही वाला सीन है। ट्यूशन में भी बैठा देते थे ना मैडम कि किस किस का काम हो गया, आप घर जा सकते हो, बाकी बैठ के काम करोगे। ट्रू। तो ये चीज है, मतलब कॉर्पोरेट में अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को तो पता है, जब भी मैं कॉर्पोरेट्स की बातें करता हूँ ना, तो आई फील कि मैं भी वहीं पे एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ चीज़ों को, एंड इट्स वेरी गुड कि एक लाइफ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, हमें काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। सो एक जो आपने बताया कि कंपनी नीड्स देयर वर्क, बाकी बाकी टाइम आप अपने हिसाब से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो 29 ऑफ है वो आपके एज अ पेमेंट ऐड होते हैं या फिर आप उनको ले सकते हो? वो एज अ पेमेंट बेसिकली, अगर मैं आज कंपनी छोड़ूं तो मेरे जितने हॉलीडेज मिले हैं वो सारे कैश कर देते हैं। तो वो बेसिकली होता तो पेड ही है, तो वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारी सैलरी पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंपनी एडिशनल हमको प्रोवाइड करती है। बाकी कंपनी आपको क्या फैसिलिटीज वगैरह देती है? यस, बिल्कुल। तो वो इंक्लूडिंग सैलरी होती है फिर? एक्सक्लूडिंग, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, मतलब आप लो ना लो, मतलब उनको कोई नहीं है, आपको कैब दी जा रही है। यस, ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंपनी में फ्री है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, है ना, कि कंपनी की तरफ से आपको आने जाने का सारी सेफ्टी मिल रही है। तो एक वर्क एनवायरनमेंट ऐसी तो बनता है। सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। बीसीए के लिए मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई है कि भैया जॉब के लिए आपके कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, और अगर एक बार आप कंपनी में पहुंच जाते हो, अपनी जगह बना लेते हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज और दिखने लग जाती यस, बिल्कुल। है। तो और आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि मतलब क्या, जैसे कोई स्टूडेंट है, देखो हमारे साथ ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मैंने एक ना प्रशांत के साथ भी एक पॉडकास्ट करा था बीसीए को लेके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको ना किक नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं वो करने निकलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, एक हफ्ता भी कर लेंगे, उसके बाद वो आगे मोटिवेशन टूट जाता है कि नहीं यार इंस्टेंट नहीं हो रहा है। तो इंस्टेंट तो मैं भी उनको ये बोलना चाहूँगा, कुछ नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो आप कुछ अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि भाई आगे अगर कोई स्टूडेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, आगे को लेके फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन टेक में इंटरेस्ट है, तो वो कैसे आगे कॉप अप कर सकता है चीज़ों को? कंप्यूटर एक नाम है जहाँ से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म भी होता है। अगर आपका कंप्यूटर, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जिस बच्चे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वही इसे ऑप्ट करे, अदरवाइज वो ना करें। अगर वो पूरी ज़िंदगी अपनी कंप्यूटर के साथ बिता सकता है तभी वो बीसीए ऑप्ट करे, अदरवाइज मैं कहूँगी कि आप बीसीए में जाओ। मेरा भी एक यही रीज़न था बीसीए को चूज़ करने का कि मेरा इंटरेस्ट मैंने सबसे पहले फाइंड किया कि है कहाँ, 12th के बाद।
मैंने कहा कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं होती और शायद मैं लाइफ टाइम करना पसंद भी करूँगी। तो इस यही एक रीज़न था, मैंने जहाँ से बीसीए की जर्नी अपनी स्टार्ट करी, यही एक रीज़न रहेगा। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रीज़न रहना चाहिए। मतलब मैं समझ गया आपके पॉइंट को। आपका पॉइंट कहने का ये है कि सबसे पहले खुद में झाँको कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप जेन्युइनली वो चीज़ करना चाहते हो तो उसको आगे करो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत मैटर करता है। यही है जहाँ से आपको एक किक स्टार्ट मिलता है कि आप बच्चे क्या करते हैं ना, आस-पास का देख के कहते हैं, "अरे! अच्छा ये चल रहा है अभी करंट, हम यही कर लेते हैं।" जबकि वो जब जाते हैं आधे में पहुँचते हुए देखते हैं उनका इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ कि मतलब ये होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता, 12th के स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मेरे को आगे क्या करना है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में बीटेक में एडमिशन लिया, तो मेरे पापा ने मेरे से पूछा, तेरे को बीटेक में क्या करना है? उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तेरे को बीटेक करना है, बीबीए करना है, क्या करना है? उन्होंने सीधा ये बोला, तेरे को बीटेक में क्या करना है? क्योंकि उनका तो सपना था कि मैं बीटेक करूँ। तो बीटेक में उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, तो भाई मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं भी टेक वाला ही बंदा था। तो मैंने बोला, पापा मैं कंप्यूटर साइंस कर लूँगा। अब कंप्यूटर साइंस में जब मैंने एडमिशन लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर एक फाउंडेशन ईयर होता है, उसमें आपको एबीसी कुछ भी नहीं पता होता कि बीटेक क्या चीज़ होती है। आपने जो 12th में पढ़ा है उसका एक एडवांस लेवल आपको पढ़ने को मिल जाता है, उसमें मैकेनिकल लैब भी होगी, उसमें कंप्यूटर लैब भी होगी, इवन कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए वो एक क्या कहते हैं, हमको प्रोजेक्टर टाइप का मिल जाता है, मतलब जैसे ड्राइंग वगैरह होती है, डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं। ओवरऑल सब चीज़ का, हर एक फील्ड का एक मिक्सचर मिल जाता है आपको फाउंडेशन में। तो मेरे को भी नहीं पता था कि एक्चुअली में पढ़ना क्या होगा। तो मैंने तो उस टाइम पे बोल दिया कि बाबा मैं बीटेक करूँगा। अब सडनली क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने क्रॉस करा क्योंकि मेरे को वो करना था कि पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो मैंने सिलेबस अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करे। सेकंड ईयर में देखा तो अगेन वैसे ही सब कुछ आ गया। तो मेरा एक ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया कंप्यूटर्स को लेके। मैं कंप्यूटर्स भूल ही गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, भाई मैं जाऊँगा, मैं कंप्यूटर ही पढ़ूँगा। स्टार्टिंग में तो वही पढ़ा रहे हैं जो क्लास 12th में मैंने पढ़ा था, सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं लैब्स के अंदर। तो यहाँ से मेरा एक इनिशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया चीज़ों को लेके। फिर मैंने क्या करा, मैंने घर पे ज़्यादा टाइम देना शुरू करा टेक में अपने, और घर पे बैठ के ही मैं ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए देने लगा। और यहाँ पे मेरे अंदर एक चीज़ आई, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। यार अगर मैं कल को करूँगा तो मेरे अंदर एक टैलेंट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर मेरा एक लाइकिंग होनी चाहिए किसी भी जॉब के लिए। तो फिर वहाँ से मैंने डेवलप करा कि मैं कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने वहीं से कंप्यूटर स्टार्ट करा, सीखना शुरू करा, एंड इंटरनेट सीखा। 2012 में मुझे पता था कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ये चीज़ मेरे को पता थी 2012 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। मेरी क्लास में लड़का था, गिटार हो जाता था, अपनी वीडियो शूट करता था और डालता था। अब पता नहीं डालता नहीं डालता। तो उस टाइम भी मेरे को पता था, मैंने टाइम चीज़ों को नेग्लेक्ट करा बहुत ज़्यादा। और उस लड़के ने मेरे को 2012 में बता दिया था कि भाई यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं। और अगेन 2018 में मैंने यूट्यूब करा तो मेरे को वहाँ से पैसे मिलने लगे। मतलब 6 साल का गैप, मैंने 6 साल एक चीज़ को कंटिन्यूअसली इग्नोर करा, जबकि मेरे को वो चीज़ पता चल गई थी पहले ही। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि भैया जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ को लेकर डेवलप होने लगे तो उसको वहीं से कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। उसके लिए वेट मत करो कभी भी। और दूसरा, सही टाइम पे सही चीज़ करना ज़रूरी है। तीसरा, एक मतलब जो हम बोलते हैं ना कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो अर्ली स्टेज में बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज पूरी ग्रेजुएशन कर लोगे, बाद में डिसाइड करोगे मेरे को कुछ और करना है, मेरे को तो ये भी पसंद आ रहा है, तो वो वहाँ पे आप डाइवर्टेड हो। यू हैव वेस्टेड योर पास्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स। तो यहाँ से मेरे को समझ में आया कि भैया इंट्रोस्पेक्शन अगर हो रही है तो वहीं से उसको परस्यू करो। तो वो जो था किक पता चली। अब पता क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ एक होती है प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म मिलना भी बहुत ज़रूरी है, अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। घर पे बैठ के कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है। कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ बेड पे और मैंने एक बहुत मोटिवेशन वाली वीडियो देख ली और मेरे पास कोई आके जॉब के लिए पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक्सपोज़र पे आना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सर्कल, कि आप किस सर्कल में जा रहे हो। अगर आप एक अच्छे सर्कल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 100 अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी। अब बुरे सर्कल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 200 बुरी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, है ना? लेकिन अगर आपको सही सर्कल में एक सही अपॉर्चुनिटी दे गया कोई बंदा, या फिर कहीं एक गाइडेंस ही दे के चला गया, तो वो आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग पार्ट होता है। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप अच्छे लोगों में बैठ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट इन अ गुड पीपल, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं देखा ना गाइड करेंगे। यस, क्राउड बहुत मैटर करता है। संगत का असर बोलते हैं ना, ज़रूर आता है। जरूर अगर जरूर। आप संगत अच्छी रखते हो अपनी, तो आप बेस्ट ही निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है ना, तो आप चाहे कितने भी बेस्ट हो, आप उस वर्स्ट बन के ही बस निकलोगे। बन के बनूंगा।
आपके अंदर वो पोटेंशियल था तब भी आप उसको दबा दोगे। करेक्ट। अब पता है क्या, जैसे हम वही हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में हम रहते हैं, तो मैं एक ऐसी जनरली बात बता रहा हूँ आपको, क्या क्या होता है कि हम दूसरों को देखते हैं कि यार ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये तो नीचे खड़े होकर बैठे रहते हैं, चबूतरे पे बैठ के बातें करते रहते हैं, हम भी इनकी तरह बात कर लेते हैं। कभी कभी थॉट आएगा ये तो कूल है। फिर एक टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं वहां से निकल रहा हूँ, उस एरिया से निकल के एक मैं अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ रहा हूँ या फिर एक अच्छे एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार मैं किस लाइफ में जी रहा हूँ। वहां पे तो ऐसे लोग हैं और यहाँ पे देखो अलग ही लाइफ के लोग हैं। तो ये जो टू लाइफ आ जाती है, अब यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि इन दोनों में से आप किसको आगे जीना चाहते हो। तो आपको वहीं पे अपना सर्कल छोड़ना पड़ता है कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे यहाँ के लिए नहीं बना, मैं अच्छी जगह के लिए बना हुआ हूँ। तो आपको वहाँ पे रहने के लिए उनके जैसा प्रिटेंड करना पड़ेगा, उनकी चीजें सीखनी पड़ेगी, और तभी आप उनमें स्टैंड आउट कर पाओगे। करेक्ट। स्टैंड आउट मतलब खुद को बना पाओगे। तो ये चीज़ मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई आपने घर पे रहते हुए आपने मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और उसके बाद फिर आपने उसी के अंदर अपना करियर भी बनाया। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बीए कर लेंगे डिस्टेंस से और फिर वो कुछ और जॉब कर रहे होते हैं। आपने टेक का कोर्स करा और टैक्सी जॉब करा हाँ, है। बिल्कुल सही। वेरी गुड। आजकल लोग क्या करते हैं, टेक से पढ़ तो लेते हैं बट वो टेक को नहीं पढ़ रहे होते हैं। वो सिर्फ डिग्री नाम के लिए करते हैं बट उन्हें उसकी नॉलेज नहीं होती है। इस वजह से वो दर दर भटकते हैं, उनको कहीं भी। हाँ, और वही लोग मिथ फैलाते हैं, अरे कहीं जॉब नहीं है, आईटी में जॉब हाँ, नहीं है। कहीं हाँ। जॉब नहीं है, कोई नहीं मिल रही, हमने भी दिए हैं, कोई नहीं सेलेक्ट कर रहा, इतना है उतना है। वही लोग होते हैं जो मिथ फैला रहे हैं। जो एक बच्चा इस सही डायरेक्शन में अपनी सब चीज़ करता जाता है, मैं नहीं मानती एट द एंड उसका सक्सेस। टेक की जॉब बहुत अवेलेबल है, बस बच्चे स्किल्ड चाहिए। आजकल कंपनियां काम मानती स्किल्ड। बीसीए सब कर रहे हैं, सब ने बीसीए का सिलेबस पढ़ा है, तुमने एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड ऑन किया है वो बताओ हमें। स्किल मैटर करेंगे स्किल मैटर करती है क्योंकि कंपनी, भाई देखो कंपनी से हमें ये तो नहीं बोलेगी पेज नंबर 30 खोल लो सब अपना। हाँ, बिल्कुल ट्रू। उन्हें सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में गए, पेज नंबर 30 खोल लो, आज ये पढ़ने वाले, वो काम करवाने वाले हैं। तो काम के लिए तो भाई काम सीखना भी पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड होता है कुछ ऐसा, मतलब आप मेरे को कुछ ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताइए, क्योंकि आपके लिए तो भाई नई कंपनी तो नई प्रोफाइल है। तो वहाँ पे आपने काम कैसे सीखा वहाँ पे? मेरी कंपनी पूरा 1 मंथ का एक ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड करती है। इसमें वो बेसिकली पढ़ाते बहुत, मतलब बहुत ही कम सॉर्ट ऑफ वे। ऐसा रहता है उनका कल्चर ना कि जो भी नया फ्रेशर बच्चा आया वो ना यहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड हो जाए। वो पीरियड हमारा ऐसा रहता है जिसमें हमने सिर्फ इंजॉय करा होता है। उसमें सिर्फ वो बहुत ही कम बताते हैं हमको कि चीज़ें ऐसे वर्क करेंगी। वो पहले ही तुमको नहीं बिठा देते हैं सीट पे जाके कि बैठो आज से तुमको काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे टाइम देते हैं वो आपको 1 मंथ का रिलैक्स होने का, वर्क एनवायरनमेंट समझने का, कैसे कंपनी काम कर रही है, कैसे तुम्हारे कलीग्स हैं साथ में बैठने वाले। पूरा एक बैच हायर करती हैं वो 20 से 22 लोगों का पूरा बैच हायर करती है। फिर उसे 1 महीने ट्रेनिंग पीरियड में डालती है ताकि वो पूरा एनवायरनमेंट को समझ सके, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उस ट्रेनिंग में हमको बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ही समझाया जाता है। और जो भी ट्रेनिंग पीरियड में करंटली चल रहा होता है लेटेस्ट, वो हमें न्यूज़ दे दी जाती है ताकि हम ऐसे भोंदू साबित ना हो कि हमें कुछ भी नहीं पता और हम सेलेक्ट होके आ गए हैं। तो 1 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपको कंपनी बहुत इंजॉय कराती है, सब चीज़ दिखाती है अच्छी अच्छी कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, कितना है हमारा, हम ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम करते हैं। तो वो पीरियड मेरे को लगता है कि सब कंपनी को में होना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है एक फ्रेशर बच्चे के लिए। कि मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा था। ऐसे भी लगता है कि अरे 1 महीने काम हो गया, सैलरी भी आ गई, कुछ किया भी नहीं हमने, तो सिर्फ बैडमिंटन खेला था बाहर। वैसे वो चीज़ भी बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। जॉब को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना। यस। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा दीक्षिता आपसे बात करके। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, हर हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, है ना। मेरे को आज आपसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दीक्षिता से। और आप लोगों को अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना अपने क्वेश्चंस को, अपने थॉट्स को लेके। बाकी मैं दीक्षिता जी की जो लिंक्डइन आईडी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको कोई डाउट क्वेरी होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। फाइन। सो दीक्षिता, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतना कुछ समझाया स्टूडेंट्स को। सो मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक्स टू यू टू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ।
तो प्लीज़ आप डिसअपॉइंट मत होइए टेक को लेके। टेक में जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बस स्किल्ड चाहिए कंपनी को कि स्किल लेवल बच्चा हमारे पास आए। तो प्लीज़ जर्नी को कंटिन्यू रखें टेक के साथ, और एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है।